बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम टैक्स रिजीम के पिछले लेक्चर में ये देख चुके थे कि इनकम को टैक्स कराने के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 4 तरह से टैक्स लगाता है और हमने नॉर्मल टैक्स रिजीम की बात कर ली है और मिनिमम टैक्स रिजीम की भी बात कर ली है। उसकी रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल टैक्स रिजीम में हमने ये बात की थी कि नेट इनकम बेसिस पे टैक्स लग जाता है और नॉर्मल टैक्स रेट्स लग जाते हैं। और नॉर्मल टैक्स रेट्स क्या हैं? जो कि डिवीजन 1 या डिवीजन 2 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में प्रोवाइडेड है। मिनिमम टैक्स रिजीम में हमने ये बात की थी कि अगर आपका इनकम टैक्स विदहेल्ड हो जाता है आपकी रिसीट्स पे, रेवेन्यू रिसीट्स पे, और उस विदहोल्डिंग टैक्स के बारे में ऑर्डिनेंस ये कहता है कि ये मिनिमम टैक्स है, तो आपको एनटीआर ही की तरह अपना प्रॉफिट एंड लॉस वर्कआउट करना है। नेट इनकम बेसिस पे आपको नॉर्मल टैक्स रेट्स लगाने हैं जैसे आपने एनटीआर में किया। लेकिन इस टैक्स के अमाउंट को कंपेयर करना है उस विदहोल्डिंग टैक्स के अमाउंट से जो विदहेल्ड हुआ है, और विच एवर इज हायर के कॉन्सेप्ट से जो हायर होगा वो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी। तो एग्जांपल्स हमने देखी थी। तो एनटीआर और एमटीआर ये हम अपनी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम एक तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं जो ऑर्डिनेंस में पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन अब इसे बहुत ही लिमिटेड कर दिया है। थोड़े से ही सेक्शंस पर अब ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, लेकिन बहरहाल मौजूद है। इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं आज हम। तीसरी जो स्कीम ऑफ टैक्सेशन है वो है फाइनल टैक्स रिजीम। ये एक तीसरा तरीका है इनकम पर टैक्स लगाने का। इसको हम ग्रॉस इनकम बेसिस टैक्सेशन भी कहते हैं। इससे ही पता चल रहा है कि इसमें पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ एक डिस्क्लोजर होता है। अदरवाइज टैक्सेबिलिटी ग्रॉस रिसीट बेसिस पे होती है। इसको आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। As provided in the ordinance on the basis of collectability and deductibility of withholding tax under the ordinance। आगे समझ आएगा ये, हम एग्जांपल देखते हैं। ए स्मॉल कंपनी इज engaged in the export of poultry meat। अच्छा, स्मॉल कंपनी है तो हमें मालूम है डिवीजन 2 में जो नॉर्मल रेट्स हैं वो क्या हैं, 20% है। तो स्मॉल कंपनी की जब बात हो तो हमारे जहन में ये बात आनी चाहिए। खैर, इस 20% का यहाँ तो कोई रोल नहीं है, लेकिन ये एनटीआर और एमटीआर में ज़रूर था, जहाँ हमने इसको देखा भी था। एंड ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2023 द टोटल एक्सपोर्ट सेल्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 100 मिलियन। तो 100 मिलियन की एक्सपोर्ट सेल्स की हैं स्मॉल कंपनी ने, एंड वर फुली रियलाइज्ड इन बैंक आफ्टर डिडक्शन ऑफ 1% विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ 1 मिलियन अंडर सेक्शन 154। जब आप पाकिस्तान से कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर देते हैं, यानी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बल्कि एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाईज, गुड्स एक्सपोर्ट आप करते हैं, तो जब आपके पास पैसे बैंक में रियलाइज होते हैं तो एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 154। उसमें ये लिखा है कि बैंकर क्या करेगा, 1% ऑफ द प्रोसीड्स जो आई हैं 1% डिडक्ट कर लेगा। तो लिहाजा स्मॉल कंपनी ने 100 मिलियन की सेल की और 100 मिलियन आ गए, 100 मिलियन का 1% विदहेल्ड करके डिडक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को जमा करा दिया। तो उसी के बारे में ये तस्करा किया गया है। द कॉस्ट ऑफ सेल्स वर होना चाहिए, द कॉस्ट ऑफ सेल्स वर 60 मिलियन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर ₹20 मिलियन। तो कॉस्ट ऑफ सेल 60 मिलियन था और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20 मिलियन। एडिशनली द कंपनी हैज़ आल्सो पेड ज़कात ऑफ 2 मिलियन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखें हमें हमारे लिए इररेलेवेंट होगी इस टैक्स रिजीम में टैक्स वर्कआउट करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से वर्कआउट होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि स्मॉल कंपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, स्मॉल कंपनी का बिजनेस करती है। लेकिन देखिए, मैंने इसको यहाँ क्रॉस कर दिया है, क्रॉस करके ब्लू कलर में एक बात लिखी है, बहुत अहम है। इनकम विल नॉट बी रिड्यूस्ड एंड विल नॉट बी रिकॉर्डेड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। और ये बात लिखी हुई है सब सेक्शन 5 सेक्शन 4। और देखें, ये जो एफटीआर रिजीम है इसको हम प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम भी, पीटीआर भी कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है सब सेक्शन 4 एंड सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन नंबर 4। और इसकी एक लिस्ट के किन किन
सेक्शन में अगर विदहोल्डिंग हो जाए तो वो सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स होगी या पीटीआर होगी, उसकी एक लिस्ट 169 में भी प्रोवाइडेड है। तो इस टैक्स रिजीम के जो सोर्स है जहाँ से ये वर्कआउट होती है वो तो ये है। अच्छा, ये जो बात लिखी है इसको समझना भी ज़रूरी है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें तो आपको आईआरआईएस पे प्रोवाइडेड फॉर्म भी समझ आएगा कि आप देखते हैं कि आईआरआईएस में सैलरी में, प्रॉपर्टी इनकम में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में कोई भी ऐसी इनकम ऐड नहीं होके आ रही होती जो कि सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सबसेक्शन नंबर 5 ऑफ सेक्शन 4 में ये प्रोवाइड किया गया है, अगर कोई इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है दैट इनकम विल नॉट बी रिकॉर्डेड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। हेड ऑफ इनकम हमने कहाँ पढ़े? सेक्शन नंबर 11 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो में हमने उसको डिस्कस किया था कि हमारी जितनी भी इनकम होती है वो 5 कैटेगरीज में आ जाती है, सैलरी में आ जाती है या इनकम फ्रॉम बिजनेस में या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में या अदर सोर्स में या कैपिटल गेन में। तो अब अगर कोई इनकम ऐसी है जिसके बारे में हम ये नतीजा निकाल लेते हैं कि दिस इनकम इज सब्जेक्ट टू एफटीआर और हम पीटीआर भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट बस ज़हन में हो कि ग्रॉस बेसिक टैक्सेशन होनी है। और दूसरी अहम बात ये है कि जब विथहोल्डिंग डिडक्ट होगा आपकी रेवेन्यू रिसीट पे, तो वहाँ उस विथहोल्डिंग के सेक्शन में लिखा होगा दैट दिस विथहोल्डिंग टैक्स इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स, सॉरी, द विथहोल्डिंग टैक्स इज फाइनल टैक्स, राइट? जैसे कि एमटीआर में मिनिमम टैक्स लिखा होता है और एनटीआर में एडजस्टेबल टैक्स लिखा होता है। तो यहाँ जिस विथहोल्डिंग सेक्शन में टैक्स कटेगा तो ऑर्डिनेंस में ये लिखा होगा कि टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड अंडर दिस सेक्शन इज फाइनल टैक्स, राइट? सो एक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर एक इनकम सब्जेक्ट टू एफटीआर है तो वो किसी हेड ऑफ इनकम के अंदर ऐड नहीं होती है। तो क्या होता है, उसका टैक्स कैसे वर्कआउट होता है? तो उसका टैक्स अलग से वर्कआउट करके टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाता है। इसीलिए अगर आप अपनी आईआरएस पे देखेंगे तो वहाँ पर नॉर्मल इनकम टैक्स अलग वर्कआउट हो रहा होता है, फाइनल इनकम टैक्स अलग वर्कआउट हो रहा होता है, और इन दोनों के टोटल में से जब माइनस कर देते हैं टैक्स क्रेडिट्स को, टैक्स रिडक्शंस को, तो आपके पास एक लाइन आइटम आ रहा होता है टैक्स चार्जेबल। तो वो इन दोनों का सम होता है। चलें, अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ग्रॉस सेल्स 100 मिलियन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 60 मिलियन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20 मिलियन। अब आपका प्रॉफिट आ गया 20 मिलियन का, राइट? अब देखें, वही एनटीआर वाला फॉर्मेट हमने लिया, ज़कात माइनस कर दें, प्रायर ईयर लॉसेस, कुछ भी नहीं हम लेंगे, अगर हो भी तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें, ठीक है? क्योंकि एफटीआर के केस में इन चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। आप आईआरआईएस पे सिर्फ एक डिस्क्लोजर दे देते हैं। पहला कॉलम टोटल का होता है जिसमें आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डाल देते हैं, और सेकंड कॉलम जो इनकम सब्जेक्ट टू एफटीआर या एग्जम्प्ट होता है उसमें वही चीज एज इट इज रिप्रोड्यूस कर देते हैं। तो रिजल्टेंटली होता ये है कि एनटीआर के कॉलम में 000 कुछ भी नहीं जाता, तो उस पर नॉर्मल इनकम टैक्स वर्कआउट ही नहीं होता। तो यहाँ पर भी यही होगा कि आप सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए आपके सामने चीज आ गई कि जी 20 मिलियन का प्रॉफिट आया, लेकिन इसकी टैक्स कैसे वर्कआउट होगा? एनटीआर में तो ये होता है कि आपका नेट प्रॉफिट आता है और उसमें ये ज़कात और प्रायर ईयर लॉसेस लेस करते हैं और फिर 20% रेट लग जाता है, और डोनेशन का टैक्स क्रेडिट भी आता है, और टैक्स फिर देखते हैं हम कि टैक्स पेएबल है या नहीं। ये सब स्टोरी यहाँ नहीं है। तो यहाँ फिर क्या होता है? अब देखें यहाँ टैक्स कैसे वर्कआउट होता है कि एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो रियलाइज़ हुई थी 100 मिलियन की, सेक्शन 154 की वजह से 1% 1 मिलियन बैंक ने टैक्स काट लिया, दैट्स इट, कैलकुलेशन खत्म। इस कंपनी की सिर्फ ये कैलकुलेशन है कि जो पैसे आए हैं उस पे 1% टैक्स अदा कर दिया, बात खत्म। इसे कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम, कि आपने ग्रॉस रेवेन्यू पे एक परसेंटेज दे दी, बस अब आपको कोई परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस वर्कआउट करके उस पे नॉर्मल रेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पहले-पहले ये होता था कि एक स्टेटमेंट जाया करती थी जिसमें सिर्फ हम ग्रॉस रिसीट लिख देते थे और उसके बाद हम परसेंटेज लगा के एक वन पेपर रिटर्न चली जाती थी। लेकिन आईआरएस के आने के बाद 2014 में जब आईआरएस आया तो अब अप्रोच ये हो गई है कि आपको आईआरआईएस पे प्रॉफिट एंड लॉस भरना होता है टोटल्स में, और उसके बाद उसकी
एलोकेशन एफटीआर में दिखानी पड़ती है। तो लिहाज़ा अब हमारे पास वो पेपर जो एक फॉर्म फाइनल टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करने का हुआ करता था कि जहाँ हम सिंपल लिखते थे 100 मिलियन रिसीट, 1 मिलियन टैक्स कलेक्टेड, 1 मिलियन टैक्स लायबिलिटी, बात खत्म, दैट्स इट। बट अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी प्रोड्यूस करना पड़ता है और अब तो आपको अटैच भी करना पड़ रहा होता है। भले आपकी नॉर्मल टैक्स रेजिम में नहीं आ रही है इनकम, लेकिन आपको एफटीआर में होने की वजह से भी प्रॉफिट एंड लॉस तो वर्कआउट करना है। सो द अमाउंट ऑफ 1 मिलियन डिडक्टेड एट विथहोल्डिंग टैक्स विल बी टर्म्ड एज फाइनल टैक्स। इसे आप फाइनल टैक्स कहेंगे 1 मिलियन को, यानी और कुछ नहीं देना है इस टैक्स के बाद। एंड वर्कड आउट एज टैक्स चार्जेबल फॉर द, यानी टैक्स एक्सपेंस भी यही है 2023 का, ठीक है। वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एज इन अबव केस बट नो नॉट सो डिडक्टेड ड्यू टू फेलियर ऑफ बैंक। अब बात ये हो रही है कि अब एक और कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि अगर बैंक ने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पर 1% टैक्स काटना था, अब बैंक ने फेलियर कर दिया, बैंक ने काटा ही नहीं, तो क्या करें? तो क्या आप एनटीआर में चले जाएंगे? इसको देखते हैं क्या होगा। देन द टैक्स दैट शुड हैव बीन डिडक्टेड, तो जो टैक्स कटना चाहिए था, यानी जिस जिस टैक्स को डिडक्ट करके जमा कराना चाहिए था, शुड हैव बीन डिडक्टेड, जो डिडक्ट होना चाहिए था, बी पेड बाय द टैक्स पेयर इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटी। अब उसी यानी अगर बैंक ने 1% टैक्स नहीं काटा, जैसे इस एग्जांपल में 1 मिलियन का टैक्स अगर बैंक ने नहीं काटा, लेट्स सपोज, तो अब ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जो प्रॉफिट आया है अब 20%, 20 मिलियन का, इसके ऊपर आपको एनटीआर लगाएंगे, नहीं। अब भी आपको वही टैक्स अदा करना है जो बैंक को टैक्स काटना चाहिए था। दैट द टैक्स अमाउंट दैट शुड हैव बीन डिडक्टेड, तो टैक्स पेयर को सिर्फ वही पे करना है और उसकी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो एफटीआर में चाहे आपके विदहोल्डिंग एजेंट ने टैक्स काटा है या नहीं काटा है, आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी वही है जो कि एफटीआर यानी जो कि विदहोल्डिंग टैक्स के विदहोल्डिंग प्रोविजन में प्रोवाइडेड है। जैसे 154 में 1% प्रोवाइडेड है, तो आपने 1% ही देना है, भले बैंक ने नहीं डिडक्ट किया, राइट। अच्छा, मजीद कुछ और इस रजीम से मुतालिक हम बात कर चुके हैं, समझ चुके हैं इसको, लेकिन नैरेटिव फॉर्म में हम मजीद थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अंडर द फाइनल टैक्स रजीम द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम बेस्ड टैक्सेशन हैज बीन शिफ्टेड टू ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्सेशन, whereby income of certain category ऑफ पर्सन एग्जाम, इट मीन्स कमर्शियल इम्पोर्टर। अच्छा, ये कमर्शियल इम्पोर्टर जो है ना, ये पहले हुआ करता था, अब ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से हमें निकालना चाहिए। ये कमर्शियल इम्पोर्टर जो है, और सेल ऑफ गुड्स और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें पहले किसी वक्त में हुआ करती थी, अब ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ से निकालना चाहिए। अगर हम इसको, खैर, अब बहरहाल आप नोट कर लें, इसको निकालना चाहिए। वॉज कंसी, क्योंकि ये आई कैप की वो बुक से कॉपी पेस्ट किया है, तो वो पुरानी ज़ाहिर होगी, तो इसलिए आ गया ये। वॉज कंसिडर्ड एज फाइनल टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ सच पर्सन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम। तो अच्छा, फिर आपके ज़हन में सवाल आ गया होगा कि भाई फिर एग्जांपल्स क्या होंगी इसकी? एग्जांपल्स अभी नीचे आ जाएँगी, अलग से लिखी हुई हैं। चलें, ये लिखा हुआ है तो आपको ये भी इससे पता चल गया कि उससे पहले होता ये था कि सेक्शन नंबर 148 कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए जो होता था, अगर आपका इंपोर्ट स्टेज पे कोई टैक्स कट जाता था, तो उसे भी ऑर्डिनेंस ने 148 में फाइनल टैक्स कहा हुआ था। तो उसमें भी क्या होता था, हम ये कहते थे भई इतने सो मच अमाउंट एक्सपोर्ट ये है और इस पे इम्पोर्ट स्टेज पे ये दे दिया, बात खत्म। तो कमर्शियल इम्पोर्टर को भी आज की तारीख में क्या करना है? आज की तारीख में तो उसको अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, क्योंकि आज जो है टैक्स ईयर तो 24 की हम बात करें या 23 की बात करें, तो कमर्शियल इंपोर्टर के लिए तो एमटीआर है, मिनिमम टैक्स रिजीम, राइट। तो मिनिमम टैक्स रिजीम में जाता है, क्योंकि 148 को अब मिनिमम टैक्स कहा हुआ है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके केस में एनटीआर में जाती है, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो चाहे ट्रेडिंग कंपनी हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तो वो एनटीआर में ही जाती है। तो इसी तरह सेल ऑफ गुड्स, अगर हम सेक्शन 153(1)(a) के अंदर पहले ये मौजूद था कि कोई टैक्स अगर कट जाएगा तो वो फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगी इनकम।
तो आपने जो है ना 1 करोड़ की सेल की और 4.5% आपका टैक्स कट गया, बस बात खत्म हो गई। तो आपको कोई भी ये एमटीआर वाली स्टोरी नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन ग्रेजुअली कमर्शियल इम्पोर्टर्स और ये सेल ऑफ गुड्स 153 का सब्जेक्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन सब को ग्रेजुअली कन्वर्ट कर दिया एमटीआर के अंदर। अच्छा, करना तो एनटीआर में चाहिए था कि भाई ठीक है नॉर्मल रेट लगाएँ, लेकिन इसको इस तरह से एमटीआर में डाल दिया ताकि मिनिमम जो है वो रिफंड की सूरत में खड़ा ना हो अगर टैक्स ज़्यादा कट गया है, अदरवाइज़ नॉर्मल रेट्स तो लगे। तो यहाँ पर ये चीज़ सही नहीं है एग्ज़ाम्पल के तौर पे, लेकिन इसको मैंने एलाबोरेट कर दिया। अच्छा है आपको पता हो कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। अच्छा, आजकल अगर इसकी एग्ज़ाम्पल्स देखनी हो हमने, तो आजकल की एग्ज़ाम्पल्स इसकी ये हैं। ये देखें, सम ऑफ द इनकम्स व्हिच आर ट्रीटेड एज़ फाइनल टैक्स लायबिलिटी ऑफ पर्सन अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आर, ये देखें, सेक्शन नंबर 154 के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो 1% ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ये आपकी डिडक्शन हो जाती है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा ये फाइनल टैक्स है। इसी तरह आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इस पे पूरा एक लेक्चर मैंने डाला हुआ है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या होती हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर आपके पास जो एक्सपोर्ट रियलाइज़ होती है 2 रेट्स हैं, 0.25 और 1% ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, ये फाइनल टैक्स होता है। इसमें ऑप्शन भी है जिसे हमने बहुत डिस्कस किया था कि आप एनटीआर में कब जा सकते हैं, एफटीआर में कब जा सकते हैं। इसके अलावा 156 प्राइजेज़ एंड विनिंग्स, प्राइजेज़ निकल आते हैं, आपकी लॉटरी निकल आती है, तो उसपे जो टैक्स डिडक्ट होता है 15%, 20%, तो ये भी फाइनल टैक्स है। इसके अलावा जो 156 ए कमीशन ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो ये जो पेट्रोल पंप्स वाले होते हैं, इनको जो कमीशन मिलता है, तो ये भी फाइनल टैक्स है। तो अभी तो सिर्फ़ ये चंद लोग हैं, या मुमकिन है कुछ और हो, मैं यहाँ नहीं डाल सका उन्हें। लेकिन मेनली ओनली ये सेक्शंस रह गए हैं, जिनमें जो इनकम आती है वो सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है। अदरवाइज़ अब तो एमटीआर या एनटीआर वाली स्टोरी है, और एक स्टोरी और है सेपरेट टैक्स रेजीम, वो भी इंशाल्लाह हम देख लेते हैं, अगर टाइम बचा तो हम आज उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो एफटीआर के अंदर हम ये बात कर चुके हैं कि फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू द इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। हम देख समझ तो चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। इनकम इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड ऑफ इनकम इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम। हमने बात की थी सेक्शन नंबर 11 में कि हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, और फिर सेक्शन नंबर 10 और 9 को देखा था कि टोटल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है। तो बात ये कही जा रही है, अगर एक ऐसी इनकम है जो सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है, तो उस इनकम को टैक्सेबल इनकम में, यानी कि सेक्शन 9 की इनकम में ऐड नहीं करना है उसको। और ये मैंने आपको जो क्रॉस किया हुआ था इनकम फ्रॉम बिज़नेस, वहाँ पे ये बात समझाई भी है। अच्छा, उसके बाद नो डिडक्शंस इज़ अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ड्राइविंग द इनकम, यानी क्योंकि ये ग्रॉस रिसीट बेसिस टैक्सेशन है, तो आपको कोई खर्चा नहीं मिलेगा। अब अगर एक्सपोर्टर है, हमारे इस एग्जांपल में एक्सपोर्टर का प्रॉफिट तो आया है 20 मिलियन, ठीक है? 100 मिलियन में से 60 मिलियन माइनस हुए, 20 मिलियन एक्सपेंसेस माइनस हुए, तो 20 मिलियन पे 1% नहीं लगेगा, 1% तो सेल्स पे लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 60 मिलियन के खर्चे और 20 मिलियन के खर्चों की तो कोई कोई अलाउएबिलिटी हुई नहीं। तो यही बताया जा रहा है कि ऐसी इनकम जो सब्जेक्ट टू एफटीआर हो, उसके अंदर एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं होते, ग्रॉस रेवेन्यू पे टैक्स हो जाता है। द अमाउंट ऑफ इनकम इज नॉट रिड्यूस्ड बाय एनी डिडक्टेबल अलाउंस और सेट ऑफ लॉसेस। ज़ाहिर है डिडक्टेबल अलाउंस भी आपको नहीं मिलेंगे, सेट ऑफ लॉसेस भी नहीं मिलेंगे। डिडक्टेबल अलाउंस आपको पता है 4 हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, डब्ल्यूपीएफ और ज़कात और एजुकेशनल एक्सपेंसेस, और प्रायर ईयर के अगर लॉसेस हैं, तो वो भी आपको अलाउड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस रिसीट बेसिस टैक्सेशन है। इसी तरह से जैसे डोनेशन पे आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, वो भी आपको यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। है, और 5वें नंबर पे here is no refund of non-adjustable tax collected or deducted at source unless such tax is in excess of the amount of final tax for which the tax bill is chargeable। इसका मतलब ये है कि भाई जो 1 मिलियन आपका टैक्स कट गया 100 मिलियन पे, जैसे अभी हमने बात की, तो बस वही आपका टैक्स है। तो मतलब वो एक यानी वो एडजस्टेबल टैक्स नहीं है, वो फाइनल टैक्स है, तो वो नॉन एडजस्टेबल है, तो बस दैट्स योर टैक्स एक्सपेंस। हाँ, अलबत्ता अगर इसी एग्ज़ाम्पल में बैंक को 1% काटना था और वो गलती से आपका 2% काट लेते हैं, 2 मिलियन काट लेते हैं, तो अब जो आपका एक्सेस अमाउंट पे हो गया है,
तो उस एक्सेस अमाउंट को आप रिफंड के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो एज़ पर लॉ एज़ पर स्पेसिफाइड रेट जो टैक्स कटा है, तो वो फाइनल टैक्स होगा, वो एडजस्टेबल टैक्स नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, एन असेसमेंट इज़ ट्रीटेड टू हैव बीन मेड एंड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ, ये तो ज़ाहिर है रिटर्न जमा करानी है आपने, अगर आप इनकम ड्राइव कर रहे हैं और वो इनकम टैक्सेबल है तो ज़ाहिर है हम एक सेक्शन 114 में हम वीडियोज़ की डली हुई है, हमने लेक्चर डाल दिया था। उसमें हमने बहुत डिटेल में देखा था कि हू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, उसमें हमने बहुत एक लिस्ट को पढ़ा था किन-किन लोगों को रिटर्न जमा करानी है। तो इनको भी ज़ाहिर है, इनकी इनकम सब्जेक्ट टू एफटीआर है, तो इन्हें भी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करानी है, ठीक है? तो ये हमारा इसके अंदर हमने एफटीआर टैक्स रेजिम भी कवर कर ली। एक और छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, साथ-साथ उसको भी कवर कर लेते हैं। अच्छा, हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे कि भई इनकम है और इनकम पे कितने तरीके से टैक्स होगा, तो हमने एनटीआर देख लिया, एमटीआर देख लिया और एफटीआर देख लिया, राइट? तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है एसटीआर। एसटीआर क्या है? सेपरेट टैक्स रेजिम। अच्छा, इसमें नंबर 1 ये कोई चौथी रेजिम अलग से है नहीं बेसिकली। ये एफटीआर ही का नाम तब्दील करके एक रेजिम बना दी गई है। अच्छा, उसकी वजह क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा, एफटीआर में क्या होता है? अभी हमने इतनी डिटेल में बात की, ग्रॉस रिसीट बेसिस टैक्सेशन है ना? अगर हम इसको यूँ कह दें कि भई कुछ स्पेसिफाइड इनकम पे स्पेसिफाइड टैक्स रेट्स हैं, तो ये एफटीआर हो जाएगा। लेकिन एफटीआर के केस में, पीटीआर के केस में इस बात को कहाँ लिखा हुआ था? विथहोल्डिंग के जो प्रोविजंस होते थे जैसे 154, 154A, 156, 156A, वहाँ लिखा था कि ये जो विथहोल्डिंग होगी ये फाइनल टैक्स है, ठीक है? तो वही कॉन्सेप्ट आप अपने ज़हन में रख के एसटीआर पे लगा दें। बस कॉन्सेप्ट में ये चेंज कर दें कि वहाँ विथहोल्डिंग प्रोविजंस में ये बात लिखी हुई थी, यहाँ पर क्या किया है, कुछ सेपरेट सेक्शंस बना दिए गए हैं और सेक्शंस में ये बात लिख दी गई है, विथहोल्डिंग प्रोविजंस में ये बात नहीं लिखी गई है। इसको इस अंदाज से कह दें कि सर्टेन ट्रांज़ैक्शंस आर केप्ट सेपरेट, कुछ ट्रांज़ैक्शंस को अलग से रख दिया है ऑर्डिनेंस में, इसका मतलब है जो हम पहले पढ़ चुके हैं उस तरह नहीं है, ये इन्हें अलग से रखा है, यानी इसका एक अलग कमरा बना दिया है, इसके अलग से सेक्शंस बना दिए हैं। एंड चार्ज टू टैक्स एट स्पेसिफाइड रेट, और कुछ खास रेट्स पे उनकी इनकम को टैक्स कर दिया गया है या उन पर्सन्स को टैक्स कर दिया गया है, इनका इंस्टेंट ऑफ नॉर्मल रेट्स, नॉर्मल रेट नहीं लगेंगे उस पे। तो अभी समझ आ जाएगी, इसको हम थोड़ा मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा, हम बात करते हैं लेट्स से कि डिविडेंड की, ठीक है? डिविडेंड क्या होता है? जब आप किसी कंपनी में इक्विटी एक्वायर कर लेते हैं, आपके पास शेयर, आप शेयर होल्डर बन जाते हैं, तो कंपनी प्रॉफ़िट करती है, तो कंपनी आपको प्रॉफ़िट डिस्ट्रीब्यूट करती है आपके शेयर के तनासुब से, तो उसको डिविडेंड कहते हैं और कंपनी उस पर 15% टैक्स रेट डिडक्ट कर लेती है। कुछ केसेज़ में 7.5, कुछ केसेज़ में जहाँ कंपनीज़ की इनकम ही एग्ज़ेम्प्ट है 30%, तो इस तरह डिफरेंट रेट्स हैं डिविडेंड इनकम पर, राइट? अब अगर आप जाकर सेक्शन नंबर 150 में देखेंगे कि भाई डिविडेंड इनकम क्या है, भाई विथहोल्डिंग टैक्स तो 150 में है, तो आपको 150 में तो ये मिलेगा ही नहीं कि भाई ये फाइनल टैक्स है, फाइनल टैक्स नहीं है, क्या है? तो अब आपको क्या क्या किया ऑर्डिनेंस ने कि डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी कैसे होगी उसको सेक्शन नंबर 5 में बता दिया, ठीक है? सेक्शन नंबर 5 में पूरी स्टोरी बता दी कि भाई इसको कैसे टैक्स करना है और इसके रेट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द केसेस ये फाइनल टैक्स है, ठीक है? ये फाइनल टैक्स है। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या हर सूरत में ये फाइनल टैक्स है। तो डिविडेंड सेक्शन नंबर 5 में बता दिया और उसके रेट सेक्शन नंबर 150 में बता दिए और बता दिया ये फाइनल टैक्स है। तो देखिए वो एफटीआर वाली रिजीम ही है, लेकिन इसको यूँ समझ लें एक डिफरेंट अंदाज से ऑर्डिनेंस ने बताया है बस, और कोई इसमें स्टोरी नहीं है। बाकी जिस तरह से ये देखें, जिस तरह से आगे एक सेक्शन नंबर 8 लिया गया है, जिसमें सेक्शन नंबर 5, 5A और इन तमाम इनकम्स जो डिविडेंड और फलाँ इनकम्स हैं, उनके बारे में एक स्पेशल प्रोविज़न लाया गया है। उसमें यही लिखा गया है कि भई आपको कोई इन इनकम के अगेंस्ट में कोई डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा, आप सेट ऑफ लॉसेस नहीं कर सकते हैं, आपको एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है, टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेंगे वगैरह-वगैरह। जो बातें हमने ऊपर पढ़ी थी,
एफटीआर के केस में वही बातें यहाँ पे रिपीट हुई हुई हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट इन सुकूक्स, अब इन्वेस्टमेंट अगर आपकी सुकूक्स में है तो सेक्शन नंबर 5A बताएगा कि भाई ये क्या चीज़ होती है और इस ये फाइनल टैक्स है और इसके रेट जो है ना यहाँ पे दिए हुए हैं। डिवीजन 3 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं, ठीक है? लेकिन ये डिवीजन 3 पार्ट 1 आपको नहीं बताएगा कि ये फाइनल टैक्स है, बल्कि आपको सेक्शन 5AA बता देगा सारी बात। इसी तरह से अगर आप देखें प्रॉफिट ऑन डेट को देखें, अब प्रॉफिट ऑन डेट 7B है। अब इसके अंदर प्रॉफिट ऑन डेट कहता है कि भाई 5 मिलियन तक अगर आपको मिलेगा, तो क्या करें आप उसके ऊपर सेक्शन नंबर 151 में मौजूद रेट्स लगा दें। तो देखें एक स्पेसिफाइड इनकम है और स्पेसिफाइड रेट है और इसका स्टेटस क्या होगा? फाइनल टैक्स होगा। इसकी एक और मिसाल आप ले लेंगे सेक्शन नंबर 37A। 37A क्या है? कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। देखें एक सेक्शन 37 है जिसमें हमने पढ़ा था कि उसकी वीडियो भी हमने डाल दी थी, जिसमें हमने देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे टैक्स हो रही है और अदर एसेट्स कौन से हैं जो टैक्स हो रहे हैं और पर्सनल एसेट्स कौन से टैक्स नहीं हो रहे हैं और कौन से हो रहे हैं। तो वहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाए थे जिसमें हमने बताया था कि 37A कैपिटल गेन का है, लेकिन ये डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज से बात करता है। तो उसमें हमने कहा था कि इस पे स्पेसिफाइड रेट है, तो यहाँ उसकी एग्जांपल आ गई कि देखें 37A सिक्योरिटीज किसे कहते हैं, सेक्शन नंबर ये कौन सी सिक्योरिटीज हैं 37A में बताया गया है और उस पे क्या किस तरह से टैक्स लगेंगे, डिवीजन 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के टैक्स लगेंगे और ये एफटीआर है। सो अब इसी तरह से एक और एग्जांपल सेपरेट टैक्स रिजीम की देखें। एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 14 और उसको आप मिला के देखेंगे सेक्शन नंबर 100E और जो डेफिनेशन का सेक्शन है 2 उसका क्लॉज नंबर 59A। यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की एक डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है कि अगर ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये रिजीम लाई गई कि अगर मैन्युफैक्चरर हैं और उनकी इतनी-इतनी टर्नओवर है, तो उनके कंसेशनरी रेट्स हैं। वो कंसेशनरी रेट्स अब देखें वो कहाँ दिए हुए हैं, इस अलग से 14 शेड्यूल में दिए गए हैं और वहाँ पे ऑप्शन है कि आप एफटीआर में चले जाएँ या एनटीआर में चले जाएँ, लेकिन एफटीआर में ही जाना फ़ायदा है, वहाँ आपका ऑडिट नहीं है और रिड्यूस रेट्स हैं काफ़ी। तो अब इसको भी देखें तो ये भी एसटीआर है। क्यों एसटीआर है? कि कुछ ख़ास लोगों के लिए कुछ ख़ास रेट्स बता दिए गए हैं और उसे कहा गया है कि एफटीआर है। सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पस एसटीआर और एफटीआर दोनों एक जैसे हैं। दोनों में ग्रॉस रिसीट बेसिस पे टैक्सेशन होती है। दोनों में एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, टैक्स रिडक्शन, टैक्स क्रेडिट्स अलाउड नहीं है। लेकिन एफटीआर में क्या होता है बिल्कुल बारीक सा फ़र्क ये है कि विथहोल्डिंग प्रोविजंस में बता दिया जाता है कि ये टैक्स फाइनल टैक्स है, लेकिन एफटीआर में और एसटीआर में ये होता है कि एक कुछ सेक्शंस को अलग कर दिया है, कुछ प्रोविजंस को, शेड्यूल्स को अलग करके उसमें बता दिया गया है कि अगर ये इनकम आएगी या इन-इन लोगों की इनकम आएगी, तो उस पे ये स्पेसिफाइड रेट्स होंगे। उसका ट्रीटमेंट एफटीआर वाला ही करना है, ज़ाहिर है उसको टैक्सेबल इनकम में भी ऐड नहीं करना, लेकिन उसको हम कह देते हैं कि जी ये सेपरेट टैक्स रेजीम है कि इसे विथहोल्डिंग सेक्शन में नहीं बताया गया बल्कि ऑर्डिनेंस में अलग से इनको सेपरेट करके रखा है और अलग से सेक्शंस में इनको बता दिया गया है। तो आज हमारी ये बात मुकम्मल हो गई कि इनकम की हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने ये देखा कि इनकम पे टैक्स लगाना है, तो अब इनकम पे टैक्स लगाना है तो कैसे इन ऑर्डिनेंस ने लगाया है। तो हमने बात की कि ऑर्डिनेंस ने 4 मेथड से इनकम पर टैक्स लगाया है। उसका एक छोटा-सा रिकैप कर लें, एनटीआर में नेट इनकम बेसिस पे टैक्स होगा, एमटीआर में आपको कंपैरिज़न करना है, नेट इनकम बेसिस पे टैक्स निकालें और जो टैक्स विथहेल्ड हो गया है। एफटीआर में ये है कि ग्रॉस रिसीट बेसिस टैक्सेशन है, विथहोल्डिंग प्रोविजंस में जो रेट दिए गए हैं, वो एप्लीकेबल हैं और ग्रॉस रिसीट्स पे उनको मल्टीप्लाई करके ये आपका टैक्स आ जाएगा। एसटीआर के अंदर कुछ सेपरेट प्रोविजंस हैं जहाँ पे स्पेसिफाइड रेट्स हैं उन वो भी एफटीआर की तरह ही ग्रॉस रिसीट बेसिस पे उसकी टैक्सेशन होती है। तो ये हमारा टैक्स रिजीम का टॉपिक आज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया।